नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसे दो मोर्चे पर घेरा जा रहा है, एक भारत के मोर्चे पर, एक अफगानिस्तान के मोर्चे पर। और यह घेरेबंदी भारत कर रहा है, यानी प्रॉक्सी वॉर का झूठ पाकिस्तान फैला रहा है। पाकिस्तान यह नहीं बताता कि यह उसकी करनी का नतीजा है। जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और जिस प्रॉक्सी वॉर की बात पाकिस्तान कर रहा है, उसका कोई सबूत आज तक पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान उसने राफेल गिराने की बात कही, यानी हिंद की उड़ान से पाकिस्तान की जान सांसत में। पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता, इवन तालिबान भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान भरोसे के लायक रह ही नहीं गया है। काबुल भी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को, पाकिस्तान को कोस रहा है। कह रहा है पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक नहीं है, यह एक नकली देश है। लेकिन काबुल कभी पाकिस्तान के कठपुतली नहीं बनेगा। तो क्या वाकई पाकिस्तान दो मोर्चे पर गिर चुका है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति बहाली नहीं हो सकती है? आज इसी मुद्दे पर बड़ी इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान जब जब डरता है वो भारत भारत ही करता है। पाकिस्तान के लिए दुनिया के किसी भी मोर्चे पर कोई समस्या आ जाए, उसके पास एक लाइन का जवाब है, इसके लिए भारत जिम्मेदार है, इसके लिए रा जिम्मेदार है। एंटी इंडिया सिंड्रोम से पाकिस्तान कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। मार अफगानिस्तान से पड़ रही है, काबुल वाले ठोक रहे हैं, तालिबानी इनका बैंड बजा रहे हैं, ये जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे हैं। अफगानी सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को दिन में तारे दिखा रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है भारत का प्रॉक्सी वॉर है। और अब पाकिस्तान की रक्षा मंत्री, जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मैंने ख्वाजा आसिफ कहता हूं, ये भारत के खिलाफ वेनम स्पिट कर रहे हैं, यानी कि जहर उगल रहे हैं, और कहते हैं काबुल के साथ तनाव के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर संघर्ष में उलझाए रखना चाहता है। आसिफ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ हालिया झड़पों और इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ हुई पूर्वी सीमा पर हुए संघर्ष का जिक्र कर रहे थे। वैसे भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के बात करते हैं और ये एक्सपोज्ड है पूरी दुनिया में अपने झूठ के लिए। और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के दौर से ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री क्या रोना रो रहे हैं, यह भी आप जान लीजिए। वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को दो मोर्चे पर उलझाए रखना चाहता है, पूर्वी और पश्चिमी। भारत अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के दौर से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबूत भी पेश करेंगे। काबुल में बैठे जो लोग कठपुतली का तमाशा चला रहे हैं, उन्हें दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एविडेंस देंगे। मैं कहता हूं एविडेंस लाओगे कहां से? एविडेंस है ही नहीं। ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, अफगान तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के पास न नेता है, न नीति है, और न ही नियत है, और न ही रणनीति है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बेशर्मी वाला बयान दे रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान भारत के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान नेतृत्व को भारत से कंट्रोल किया जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि भारत सीमा पर गंदी चाल चल सकता है। इस्लामाबाद दो मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है।
यानी बार बार भारत का नाम लेकर अपना प्रोपेगेंडा प्रूव करना, फेक प्रोपेगेंडा मशीन चलाना और दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस देश की कोई साख नहीं है। पाकिस्तान चीख चीख कर कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी फितरत टेररिज्म की है, आतंक की है, और उसका देश आतंकियों का एक महफूज ठिकाना। लेकिन अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर कैसे चल रहा है, इसके लिए कोई एविडेंस पाकिस्तान के पास नहीं। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर डॉक्टर अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसन दुरानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस पैनल में, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत वेलकम करते हैं। मैं पहला सवाल पाकिस्तान के अपने मित्र सज्जाद बुखारी से पूछना चाहूंगा, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को भारत कंट्रोल कर रहा है, या वहां से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है आप लोगों के खिलाफ? भाई पड़ोसी है आपका, बातचीत है आपकी, आपका बनाया हुआ संगठन है, आपके रखे हुए लोग हैं, आपको हर चीज में इंडिया क्यों नजर आता है बुखारी साहब? आदाब अर्ज है विवेक जी, आप तमाम पैनलिस्ट को बशमूल आपके बहुत शुक्रिया। आपको आप नजर नहीं आते सर। हम तो जो भी बात करते हैं, हम तो विद लॉजिक बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स पर रखते हैं, माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रख के बात करते हैं, माजी के तख्त तजर्बात को देख के सामने रख के बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप अफगानिस्तान की लैंड को आपने अपने नापाक अजाइम के लिए क्या इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए वहां पे उसको इस्तेमाल नहीं किया? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप करके अपने लोगों के वॉशरूम्स आपने नहीं बनाए? मैंने कल भी आपको ये बात कही थी। क्या ये बात रोजे रोशन की तरह आया नहीं है? क्या मुझे आप बताएं, हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर्स दिए हैं, आपने उसका जवाब दिया है हमें? जिसमें हमने आपको 62 अपने जो आपके कैंप्स थे, जिसमें आप ट्रेनिंग देते रहे अगेंस्ट पाकिस्तान। आपने सी पैक के हवाले से एक $50 करोड़ का एक डेस्क आपने बनाया ताकि सी पैक को काउंटर किया जाए। फिर आपके कुलभूषण यादव ने पूरे आपके नेटवर्क अफगानिस्तान तक जो है वो शवायद दिए, आपको बोला, आपने उसको काउंटर नहीं किया। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। आप मुझे ये बताएं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, हमने जब खैबर 1 ऑपरेशन शुरू किया था, और बिलखुसूस ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जिसका नाम था, जब हमने शुरू किया था, तो हमने उस वक्त भी जो यहाँ पे लोगों को देखा था, और जो टेररिस्ट थे टीटीपी के, तो उनके जेब से और उनसे भी जब हमने तलाशी ली, तो उनसे भी हिंदुस्तान की करेंसी, हिंदुस्तानी साख्ता जो है वो असला बरामद हुआ। और अफगानिस्तान के हवाले से क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपका नार्दर्न अलायंस और बिलखुसूस हामिद करजई के साथ जो है बड़े अच्छे मरासिम थे, और बिल्कुल हामिद करजई इस चीज का एतराफ भी कर चुके हैं कि ये दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है और कौन ये दहशतगर्दी कर रहा है? मुझे आप ये बताएं, क्या अफगानिस्तान से तालिबान के आते ही आप दुम दबा के यहाँ से भागे थे कि नहीं भागे थे? आपके डिप्लोमेट्स यहाँ से भागे थे कि नहीं भागे थे? जब आप चोर नहीं थे, जब आपने कोई गलत काम नहीं किया था, जब आप गिल्टी नहीं थे, तो आप यहाँ से रफू चक्कर क्यों हुए थे? आप तो उन्हीं की तरह रफू चक्कर हो गए थे जो टेररिज्म का, बल्कि ये आपको भी याद होगा, मैं याद करवाता चलूं अपने पैनलिस्ट के सामने भी यादें आपकी ताजा कर दूं, तालिबान इससे पहले भी आपके हवाले से फतवा जारी कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि टीटीपी बिलखुसूस जो है वो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर सकती। ये किसी सूरत में भी जायज नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त मुल्ला उमर की आइडियोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी। अब ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं तालिबान की जानिब से, क्योंकि इससे पहले जो ताजिक लीडर्स बराजमान रहे हैं और हमेशा से उनका काबुल पर जो है पलड़ा भारी रहा है, तो उनका आज भी इन्फ्लुएंस है, गो कि उन्होंने इनको ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं उन्होंने बनाई। तो मैं ये समझता हूं, आप परेशानी ना लें, आप बिल्कुल प्रॉक्सी के तौर पर ओछे हथकंडे आप इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे पास शवायद, हमारे पास ऑडियो वीडियो कॉल्स जो है उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। हमने ना सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पे बल्कि हमने वेस्टर्न बॉर्डर पर भी आपके जो है लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। किस तरह से मौजूद है, कहां है एविडेंस, कौन सा डोजियर दे दिया? अच्छा, कौवा काला होता है या सफेद होता है? सज्जाद बुखारी जी, कौवा काला ही होता है ना, सफेद तो नहीं होता है? नहीं बोलेंगे इंडिया कह रहा है कौवा काला है, तो हम बोलेंगे कौवा सफेद है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, भारत जो भी बोलता है आप कहते हैं झूठ है। देखिए, अगर इंडियन से कह रहे हैं कौवा काला, बोलिए कौवा सफेद है, कौवा काला होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि झूठ फैलाएं आप, और झूठ का कोई पांव नहीं होता। झूठ फैलाएं आप, प्रोपेगेंडा करें आप, टेरर कैंप चलाएं आप, कहें हिंदुस्तान कर रहा है, आपके कह देने से हो जाएगा। आप गए थे ना कुलभूषण जाधव को लेकर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बैरंग वापस लौटे उल्टे पांव की नहीं? ये बताइए,
वरना आपने अभी तक आप कुलभूषण यादव को टांग दिया होता। आपके पास एविडेंस नहीं थे, सबूत नहीं थे, आपने उसको ईरान से किडनैप किया और उसके बाद आपने उसको अपनी जेल में बंद कर दिया जबरन। अब मैं आपकी किस बात का जवाब दूं? आप मुझे अब बताएं। दूसरी बात कि आपके नॉर्दर्न अलायंस से संपर्क थे या नहीं थे। मैं कहता हूं अफगानिस्तान के जितने भी स्टैब्लिशमेंट रहे हैं सबसे हमने बेहतर संबंध रखने की कोशिश की है। अफगानिस्तान को जो भी गवर्न कर रहा है, हमें अफगानिस्तान के लोगों से प्यार है, हमें वहां की शासन, वहां की सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को क्लियर रखिए। आपका अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहा होगा, हमारे लिए अफगानिस्तान के लोग, हमारा पड़ोसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। हम किसी देश को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर नहीं देखते हैं, हम वहां के लोग, वहां के रिलेशन, वहां के रिश्ते के हिसाब से उस मुल्क को देखते हैं। आप अफगानिस्तान को अखंड भारत समझते हैं या नहीं समझते, ये बता दें। इससे आपका क्या लेना देना? हम तो पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा समझते हैं। बताइए। सवाल कर रहा हूं, मासूमाना हम कह रहे हैं हम पाकिस्तान को भी अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। और बताइए। नहीं आप जी, हम तो पाकिस्तान को भी अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। किसको? अफगानिस्तान को? पाकिस्तान को भी मानते हैं। और बताइए। आप जो है वो खरंडरे हैं, आप अखंड भारत की बातें नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप अपनी फिक्र करें, आपके हाथों बहुत कुछ चला गया है, अभी तो हम पहुंच रहे हैं। आपको पता है सिर्फ मुंबई में राधा ने नाचना है। पाकिस्तान अखंड भारत है, था और रहेगा भाई साहब। अगर नहीं पता है तो 47 से पहले का नक्शा उठाकर देख लीजिए। आप भी एक्स इंडियन है, पूर्व भारतीय, और पता नहीं थोड़ा सा उससे पहले भी चला जाए ना, आप उससे थोड़ा पहले चले जाए। कितना पहले जाइएगा? उसके पहले तो आपका वजूद ही नहीं था। थे कौन आप लोग? ओ भाई, हमारा वजूद कहां था? आप कहां से आए हो? आप क्या इधर लॉर्ड माउंट मिर्ची लग रही है आपका डीएनए क्या है? लॉर्ड माउंट बैटन का डीएनए क्या? नहीं, आपका डीएनए क्या है? नहीं, हमारा तो ओरिजिनल पाकिस्तानी डीएनए है। हमारा ओरिजिनल जो है वो पाकिस्तानी डीएनए है। क्या डीएनए है? पाकिस्तान का डीएनए या मलेशिया के सदर आकर यहाँ कह रहे हैं, इंडोनेशिया के सदर यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि हमारा डीएनए हिंदुस्तानी है और पाकिस्तानियों ने अपना डीएनए बना लिया। वाह, कमाल है यार, कमाल। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तालिबानियों ने ठुकाई करी है, अभी थोड़ा संभल कर आइए। ख्वाजा आसिफ, आपके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि भाई 2 मोर्चा खोल दिया, भारत हमें घेर रहा है। हाँ मेरी बात सुने, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? आपको थोड़ा पता है इस बात का? इन्फॉर्म नहीं है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं थोड़ा सा। हम भी थोड़ा सा एंटरटेन करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो हमने भी थोड़ी सी अपनी मिलिट्री जो क्या एक्सरसाइजेज हैं, खासतौर पर जो हमारी नेवल है, उसका हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमने कहा थोड़ा सा फायरिंग वायरिंग का जो है वो जरा प्रैक्टिस कर ली जाए। नहीं, वो करिए, लेकिन एक प्रैक्टिस और कीजिएगा, पतलून थोड़ा टाइट बांधिएगा। पता नहीं आपके सैनिकों की पतलून ही उतार ली जाती है। आप कीजिए एक्सरसाइज, मेरी तरफ से सलाह यह है, पतलून थोड़ा कस के बांधे आप लोग, वरना अफगानिस्तान के चौराहे पर आपकी पतलूनें लहराती हैं, पीओके में आपके सैनिकों के कपड़े उतार लिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं ये भी एक्सरसाइज में शामिल कीजिए। दिस इज सजेशन। एक सवाल का जवाब दे दें। आप मुझे पतलूनों की बहुत बात करें, आखिर इस पतलूनों के अंदर क्या छुपा हुआ है जो आप देखना चाहते हैं? कोई ऑर्गन आपका मसला है या कोई हार्मोन्स की कमी है? नहीं, वो तो भाई साहब वो लगाने की जरूरत है। भाई साहब वो तालिबानी बताएंगे, उन्होंने उतारे थे, हमने तो कोई उतारा नहीं। हमने तो 90 वो तालिबानियों से पूछिए उनको क्या चाहिए, हमसे मत पूछिए। मेजर आशीष कह रहे हैं हमें 2 मोर्चे पर घेर रहा है हिंदुस्तान, और हम हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो पहले बयान आता है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान जो है वो मुझे लगता है उन्होंने खुद एक तरीके से अपनी नाकामयाबी को दर्शा दिया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को मालूम है कि तालिबान को जो है वो ट्रेन करना, उसको स्टैब्लिश करना, उसको फंड करना, उसको जगह देना, उसको जमीन देना और उसको अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ तैयार करवाने में पूरा हाथ जो है आईएसआई का और पाकिस्तान की सेना का रहा। तो जिस संगठन को पाकिस्तान ने बनाया, उसे खड़ा किया, और अब अगर उनके मिनिस्टर ये कहेंगे कि वो ही जिसको उन्होंने इतने सालों पाला पोसा, वो अब हिंदुस्तान के कहने पे चल रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। ये तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो गई कि अगर वो खुद ये कह रहे हैं, कूटनीतिक जीत है या नहीं है वो तो बात का विषय है,
कि ये सच है या झूठ है ये तो बाद का विषय है। अगर आप यही मान लें जो कहा पाकिस्तान के मिनिस्टर ने, हम उसको मान लें, तो ये तो भारत के लिए एक विश्व में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा संगठन जो पूरी तरह पाकिस्तान से जुड़ा रहा, जिसको बनाने में पाकिस्तान ने पूरा सहयोग दिया, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, सब कुछ दिया, खड़ा किया, और इतने सालों से उसको सपोर्ट जिस तरीके का चाहिए था वो दिया। वो संगठन अगर अब सीधे, और वो भी हिंदुस्तान के कहने पे और पाकिस्तान पे ही हमला कर रहा है वो, तो ये तो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के लिए बिल्कुल मुंह पे कालिक पोतने जैसा है कि आपने जिसको बना के खड़ा किया, आप कह रहे हैं वो आपके ही दुश्मन के कहने पे चल रहा है और आप ही के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि जब कोई किसी जिम्मेदार पद पे हो तो उसे सोचना चाहिए कि हम जो बोलेंगे उससे हमारा फायदा होगा या हमारा नुकसान होगा। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं नुकसान ही हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी वाह साहब, नहीं, भारत की इनके रक्षा नीति और भारत की रणनीति तो मेजर बहुत मेजर क्या है। मेजर आशीष, इनके रक्षा मंत्री जब भी बोलते हैं ये अपने ही देश का नुकसान कराते हैं। इनसे किसी ने पूछ लिया कि आप अपने आसिम मुनीर के बॉस हैं या मुनीर आपके बॉस है, उसमें फंस गए, कहते हैं हम हाइब्रिड मॉडल पे काम करें। खैर, इस पर काफ़ी चर्चा की हमने, तो इस पर नहीं जाएंगे। मैं इस पर दुरानी साहब का जवाब चाहूँगा। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने वहाँ पर अपने लोगों को बिठाया, वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, फिर आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताया, फिर आप कहते हैं कि भाई अब वो दिल्ली के इशारे पर काम कर रहा है। तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी कूटनीति, आपकी रणनीति, आपका आईएसआई, आपकी आर्मी, सब फेल हो गए। इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। आप तोहमत भारत पर मार रहे हैं क्योंकि आप एक दोस्ती नहीं निभा पाए, आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए। दुरानी साहब। जी विवेक, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और मेजर आशीष साहब ने जो बात की है वो भी बिल्कुल बहुत मुनासिब बात की है, और नपे तुले अल्फाज में जो उन्होंने बात कही है वो यकीनी तौर पे जो एक पढ़े लिखे शख्स की जो उसकी सोच होती है उसकी उसकी गमाज है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि आज से पहले तक अगर मैं बात करता हूँ अप्रैल में जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उस वक्त से लेके आज के दिन तक, इस उससे पहले तक मुसलसल जो था वो पाकिस्तान और आईएसआई, ये दो एक ऐसे फैक्टर थे, पाकिस्तान आर्मी थी और पाकिस्तान आईएसआई थी, जो कि भारत के अंदर किसी कबूतर की डेथ की जिम्मेदार भी वही होती थी। और भारत के अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता था तो वो आईएसआई ही कर रही होती थी, और पाकिस्तानी फौज कर रही होती थी, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी मंशा के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और हाँ, अब इसी चीज को मैंने, ये पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये, जो भी आशीष जो है साहब हैं, इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान की बनाई हुई जो टीटीपी है या तालिबान जो है, जो कि हमने अमेरिका की मदद से जिसकी मदद से हमने रूस को हमने निस्तो नाबूद कर दिया, और एक मुल्क जो था, एक कंबाइंड जो मुल्क था, वो जब टूटा है तो उसके दर्जनों जो थे उसमें से मुल्क निकल आए, और अब पाकिस्तान जो है उसका वही जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो यकीनी तौर पे बहुत ही कमजोर सिचुएशन के ऊपर खड़ा है, और उसकी इंटरनल सिचुएशन और खासतौर पर उसकी जो सिक्योरिटी की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि एक ऐसी एजेंसी या एक ऐसी फौज जो कि अपने ही बनाए हुए को काबू नहीं कर पा रही, उसने भारत के तमाम सिचुएशंस को तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है, और उनके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। वो एक सांस लेते हैं आईएसआई, दूसरा सांस लेते हैं आईएसआई। ठीक है, अब दूसरी बात पे हम आते हैं। बात यह है कि तालिबान है या टीटीपी जो है, ये एक अलग सिचुएशन है। इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मेरे जो हमारे जो फेलो हैं पाकिस्तान से दूसरे, उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने जैसे आपके बारे में बताया या भारत के बारे में बताया कि वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपकी प्रॉक्सी वहाँ पे। देखिए, मैं इनसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं आप माजरत सर, आपके साथ माजरत, लेकिन मैं थोड़ा डिफर करूंगा। सर, ये इनकी प्रॉक्सी नहीं है, ये भारत की प्रॉक्सी नहीं, ये भारत की मजबूरी है। भारत की मजबूरी है कि वो किसी तरह से भी पाकिस्तान के साथ जिंदगी आसानी से नहीं गुजार सकता, लिहाजा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चाहिए होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हुआ आपको भी पता है कि सहर लोधी जब वहां पे गए हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, तो उनको डॉक्टर यूनुस ने एक किताब जो थी वो उनको प्रेजेंट की है, जिसके ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे के ऊपर आप लोगों ने कितना जो है वो भारत के अंदर भारतीय मीडिया के ऊपर प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्रिएट हो गया, कि वो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका। एक नक्शा भी था।
तो ये चीजें जो हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। आप अखंड भारत की बात करते हैं, जैसे आपने कहा पाकिस्तान आपका हिस्सा था, है नहीं। अफगानिस्तान आपका हिस्सा था, है नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं अशोका दी ग्रेट जो था एक बहुत बड़ा कॉन्करर था, आपका बहुत बड़ा एक नाम है हिंदुस्तान की उस खिते की सियासत के अंदर, या वहाँ पे जो समाज के अंदर। तो वो उसके दौर में तो ये काबुल अफगानिस्तान जो था वो आपके अंडर रहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी मानने वाली है, आप भी जरा इस चीज को देखेंगे कि ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो किसी तरह भी किसी भी हुकूमत के या किसी भी दूसरी नस्ल के अंडर नहीं रहा। तो अशोका दी ग्रेट जो था वो अफगानी था? बिल्कुल नहीं था, वो तो यहाँ से गया। अच्छा, गौरी जो थे वो अफगानी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां पे कब्जा किया। अच्छा, उसके अलावा रशियन अफगान वहां पे काबज रहे हैं, अमेरिकन वहां पे काबज रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि आपने बात की थी डीएनए की। तो डीएनए जो है वो हम लोग, जैसे मैं बेसिकली कंधार से मेरा ताल्लुक है, मेरे फोर फादर्स का। और हम लोग नादर शाह दुरानी की फौज में हम लोग उसके थ्रू आए हैं यहाँ पे, और इंडिया तक के अंदर हम लोग आए हैं। तो हमारा डीएनए आपको वहां मिल जाएगा, आपका शायद इस इलाके में मिले ना मिले, लेकिन एटलीस्ट मेरा और मेरे जो फेलो जो है पाकिस्तान से, इनका डीएनए आपको भारत की बहुत सारी आबादी के रगों में मिल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये वह चीज है जो कि स्प्रेड आउट होती है। डीएनए तो और आप ढूंढिए, मेरा ख्याल है जरूरी अब है। आपको विवेक, आपको मेरी जी, बात समझ आ गई हुई है। डीएनए। और मेरा ख्याल में हम दुरानी साहब बहुत इस लंबा हो टॉपिक पे गया, बात मैं नहीं करते, क्योंकि हम मेजर अली शाह काफी दूसरी देर चीज से पे बात इंतजार कर कर रहे लेते हैं। हैं। आपने जी कहा कि भाई विवेक। डीएनए आपका जो कंधार का, और आप कहते हैं वो अखंड भारत ही था, तो आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपने कह दिया कि भाई आप कंधार से आए थे और वहीं का डीएनए, आप अखंड मौजूद है भारत की बात आपने की, मेरा, तो और मेरे मेरे उसको मेरे उसको मेरे आपने खुद ही फेलो कॉन्ट्राडिक्ट का कर दिया। मैं एक डीएनए सेकंड, आपकी रगों में मौजूद है। सर एक मैं सेकंड, एक आपको सेकंड, एक सेकंड। एग्री मैं ये करेंगे आप कह सर रहा मेरी हूं, बात से? आपने कहा कि भारत मजबूर है या भारत की मजबूरी है। भारत मजबूर भी नहीं है और भारत की मजबूरी भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि भारत ने स्ट्रेटेजिक लीप हासिल की है इस इलाके में, जहां पर अफगानिस्तान, जो कि आपका क्लोज अलाई हुआ करता था एक समय में जब अमेरिका वहां पर मौजूद था, उसको भारत ने अपने साथ एक तरह से अलाइनमेंट में ले लिया, दोस्ती कर ली।